हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन जो हमारे नीट 2021 की प्रिपरेशन के लिए यूजफुल हो सकते हैं। देखें, फर्स्ट न्यूमेरिकल, a current of 5 ampere exists on a 10 ohm resistance for 4 minutes. How much charge passes through any cross section of the resistor in this time? जैसा कि हमें पता है कि चार्ज कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। वैल्यू ऑफ द करंट हमें गिवन है 5 एम्पियर। रेजिस्टेंस हमें गिवन है कि कितने रेजिस्टेंस से करंट फ्लो कर रहा है, दैट रेजिस्टेंस इज 10 ओम। बट चार्ज कैलकुलेशन के लिए रेजिस्टेंस की अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। नेक्स्ट हमें गिवन है टाइम। टाइम आपको गिवन है इन टर्म्स ऑफ मिनट और हमें रिक्वायर्ड होता है एसआई सिस्टम के लिए इन टर्म्स ऑफ सेकेंड। तो टाइम हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, वैल्यू आपको मिलेगा 240 सेकेंड्स। दोनों को मल्टीप्लाई कर हमें चार्ज मिलेगा। So Q is equal to 5 multiply by 240. Solve करेंगे, आंसर 1200 and unit of charge coulomb. So option C will be the right answer. Next, the dimension of a magnet block are 1 centimeter cross 1 centimeter cross 100 centimeter. यानी एक क्यूबॉइड यहाँ पे बना हुआ है। The electrical resistivity of magnet is 4.4 into 10 power minus 7 ohm per meter. So ये हमें रेजिस्टिविटी गिवन है, वैल्यू ऑफ रो एंड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन द अपोजिट रेक्टेंगुलर फेजेस। ध्यान दें, अगर हम एक क्यूबॉइड फॉर्म करें तो क्यूबॉइड आप इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज हमें गिवन है कि दो साइड्स इक्वल है, 1 सेंटीमीटर एंड जो थर्ड साइड इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, तभी यहां पर एक क्यूबॉइड बन रहा है। तो हमने यहां पर एक क्यूबॉइड फॉर्म कर दिया। ठीक है, नाउ हमको बोला गया कि रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन टू अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस। ध्यान दें, साइड से अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 सेंटीमीटर, तो ये जो फेस जिस पर मैंने अभी अभी साइड लिखा है ये बनेगा आपका स्क्वायर। लेकिन आपको चाहिए रेक्टेंगुलर फेस, दैट मीन्स हमें कंसीडर करना पड़ेगा एक ऐसा फेस जिसमें एक साइड 1 सेंटीमीटर और दूसरा साइड 100 सेंटीमीटर। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बिटवीन टॉप पॉइंट एंड बॉटम पॉइंट। तो हमने जो पॉइंट कंसीडर किया रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, वो पॉइंट आपने कंसीडर किया टॉप पॉइंट जिसको आपने ए से रिप्रेजेंट किया, और एक ये बॉटम पॉइंट जिसको आपने बी से रिप्रेजेंट किया। रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मेट रो एल बाई ए। लेंथ, लेंथ हम क्या कंसीडर करते हैं, लेंथ उन दोनों पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है, कंसीडर की जाती है जिन पॉइंट के बीच में आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अपर फेज और बॉटम फेज दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ रही है दैट इज 1 सेंटीमीटर। सो लेंथ हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे 1 सेंटीमीटर। इन टर्म्स ऑफ मीटर वी कैन राइट 10 पावर माइनस 2 मीटर। क्लियर। क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें रेक्टेंगुलर फेस कंसीडर करना है। तो इसका एक साइड 100 सेंटीमीटर का है, दूसरा साइड 1 सेंटीमीटर का है। तो एरिया हमें क्या मिलेगा, 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर। सो वी कैन राइट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में स्क्वायर में कन्वर्ट होगा 10 पावर माइनस 4 से। सो वैल्यू मिला 10 पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। क्या सभी वैल्यूज हमें नॉन हो गई? बिल्कुल। वैल्यू ऑफ रो 4.4 into 10 power minus 7, length 10 power minus 2, and cross sectional area again 10 power minus 2, 10 power minus 2 cancel out और रिजल्ट रहा रेजिस्टेंस का वैल्यू 4.4 into 10 power minus 7 ohm. So option A will be the right answer. Next, when the resistance wire is passed through a die, the cross sectional area decreased by 1%. यानी हमें चेंजेस जो दिया है एरिया में वो 1% का चेंज दिया है। हमने एक वायर कंसीडर किया, वायर को एक डाई में से खींच दिया, तो जैसे ही आपने उसको डाई में से बाहर निकाला उसका क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज हो गया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर डिक्रीज हुआ है तो लेंथ इंक्रीज हो गया होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर डिक्रीज हुआ है तो लेंथ इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम में, मास में, डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, ध्यान दें। और जो चेंजेस आपको दिया है वो लेस देन 1% दिया है। तो लेस देन 1% के लिए हमें एरर मेथड यूज करना होगा। किस तरीके से यूज कर देखिए, रेजिस्टेंस का वैल्यू रो L बाई ए, चेंज हमें दिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया में।
तो हम यहाँ पर एरिया का मल्टीप्लाई डिवाइड परफॉर्म कर दिया। ऐसा करने पर इक्वेशन आपके पास रही रो वॉल्यूम डिवाइड बाई ए स्क्वायर। क्लियर? डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, मास कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, यानी अगर एरिया डिक्रीज हुआ है तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो r की प्रोपोर्शनलिटी हमें मिली, r is proportional to 1 by a square, so we can write r is proportional to a power minus 2। तो यहाँ पर हम एरर मेथड यूज कर सकते हैं, डेल्टा r by r परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू -2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन एरिया, एंड परसेंटेज चेंज इन एरिया हमें गिवन है 1%, डिक्रीज हुआ है दैट मींस नेगेटिव में आना चाहिए, यानी ये जो वैल्यू है डिक्रीज, तो डिक्रीज के अकॉर्डिंग आप लिखोगे डेल्टा ए बाई ए, परसेंटेज चेंज डेल्टा ए बाई ए इज -1% बिकॉज आपको गिवन है डिक्रीमेंट। क्या गिवन है? डिक्रीमेंट। तो वैल्यू पुट कर दो। सो डेल्टा आर बाई आर परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय -1, रिजल्ट हमें मिलेगा 2%। आंसर आया पॉजिटिव में। पॉजिटिव का मतलब इंक्रीमेंट होना चाहिए। वैसे भी हमें समझ में आना चाहिए कि अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम कर रहे हो तो लेंथ इंक्रीज होगा, और लेंथ अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यहाँ पर 2% इंक्रीमेंट होना चाहिए। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये एक अच्छा न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझना। हमें गिवन है इन द फॉलोइंग डायग्राम टू पैरेललोपाइड ए एंड बी आर ऑफ द सेम थिकनेस, द आर्क ऑफ बी इज डबल दैट ऑफ ए, यानी बी में जो साइड आपको गिवन है वो ए की डबल है और दोनों का थिकनेस सेम। नाउ कंपेयर दिस रेजिस्टेंस एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर ए एंड आर बी, आर ए रेशियो आर बी, यानी रेजिस्टेंसेस का रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो दो टर्मिनल्स हम कंसीडर करेंगे वो दो टर्मिनल यही होने चाहिए। यहां से करंट एंटर कर रहा है और इस फेज से करंट एग्जिट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट मींस ए, वो लेंथ बन जाएगा। और ये जो शेडेड क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिख रहा है, तो इसके लिए मैं एरिया कितना मिलेगा? अगर मैं फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को कंसीडर कर रहा हूँ, यानी हम ए स्ट्रक्चर को अगर कंसीडर कर रहे हैं, ए स्ट्रक्चर को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ध्यान देना रेजिस्टेंस हम क्या लिखेंगे? रो एल बाई ए, बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट। ठीक, ये यहाँ पर एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो जिन दो टर्मिनल्स के बीच में कैलकुलेट करना है उनके बीच का डिस्टेंस ये स्मॉल है, और एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा जो शेडेड वाला पोर्शन, जिसका एक साइड आपको ए गिवन है, दूसरा साइड आपको थिकनेस गिवन है, यानी वहां सोल्व होगा वो ए मल्टीप्लाई बाय टी से। ठीक, सो वैल्यू ऑफ आर ए विल बी रो बाय टी, इक्वेशन पर। सेकेंड केस के लिए हम कैलकुलेट करना चाहते हैं आर बी, अगेन फॉर्मेट रो एल बाय अपॉन ए रहेगा। ठीक, लेकिन इस बार लेंथ कितना है? ये जो दो पॉइंट है जिनको मैंने येलो से मार्क किया है, ये दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 2 है, तो लेंथ यहाँ पे रहेगा 2 है। एंड शेडेड एरिया, अगर हम इस एरिया की बात करें तो एक साइड आपका 2 है, ये देखो लेंथ हमें कितना गिवन 2 है, इसका हाइट भी कितना है 2 है, तो ये जो साइड है दैट इज 2 है एंड थिकनेस इज टी, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा 2AT। अगेन कैलकुलेट करेंगे तो 2A कैंसिल आउट, RB इज इक्वल टू रो बाई टी, इक्वेशन 2। क्या रेजिस्टेंस का रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं? RA बाई RB इज इक्वल टू रो बाई टी डिवाइड बाई रो बाई टी, तो रिजल्ट हमें सेम मिलेगा 1:1। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर द फॉलोइंग सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x एंड y इन वोल्ट। ये जो सर्किट हमें दिया है, मैं इसको थोड़ा सा रिफॉर्म कर रहा हूं ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर हो सके कि किस टाइप से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान दें, ये तीन रेजिस्टेंस अपर ब्रांच में कनेक्टेड है, बीच में यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी 2 वोल्ट पोटेंशियल की कनेक्टेड है, और लोअर ब्रांच में अगेन 3 रजिस्टर कनेक्टेड है एंड सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम 2 ओम। बैटरी जो कनेक्टेड है दैट इज आल्सो 2 वोल्ट। ठीक, दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट हमने कंसीडर किया 2 ओम 2 ओम 2 ओम। वाई पॉइंट कहाँ मिल रहा है? ये दो रेजिस्टेंस इनके बाद में, यानी वाई पॉइंट हमें यहाँ पे मिल रहा है, दिस इज वाई। एंड अगेन अगर हम लोअर ब्रांचेस में रेजिस्टेंस की बात करते हैं 2 ओम 2 ओम 2 ओम, एंड दिस पॉइंट इज एक्स। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए,
क्या दोनों ब्रांचेस में सेम वैल्यू का करंट फ्लो हो रहा होगा क्या? देखो दोनों ब्रांचेस का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 6, अपर ब्रांच का भी 6 हमें दिख रहा है, ऑल थ्री आर इन सीरीज, तो 2 प्लस 2 प्लस 2, अपर ब्रांच का रेजिस्टेंस 6, लोअर ब्रांच का रेजिस्टेंस 6, तो जो फ्लो होने वाला करंट होगा वो भी हमें सेम ही मिलना चाहिए। तो अपर ब्रांच एंड लोअर ब्रांच दोनों में जो करंट फ्लो कर रहा है वो वैल्यू आपको सेम मिलेगा, V बाई आर इक्विवेलेंट से कैलकुलेट किया जा सकता है। सो वैल्यू रहेगा 2 बाई 2 प्लस 2 प्लस 2 6, यानी 1 बाई 3 एम्पियर, 1 बाई 3 एम्पियर। क्या हम, देखो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन एक्स एंड वाई, तो क्या हम पॉइंट एक्स से वाई के बीच में केवीएल अप्लाई कर सकते हैं? एक्स से केवीएल लगाने स्टार्ट किया, वाई तक चले गए, तो हमने पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई तक केवीएल फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो केवीएल यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सारे मेथड और भी बन सकते हैं, रेशो से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप है वहां से कैलकुलेट किया जा सकता है, केवीएल से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको मिल रहा है वीएक्स, ये दो रेजिस्टेंस 2 ओम के जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, बोथ आर इन सीरीज। ठीक है, तो ये बन जाएगा टोटल 4 ओम, और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है 1/3, तो वीएक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, फिर आप अपर ब्रांच में गए और यहाँ पर आपको 2 ओम वाला रेजिस्टेंस मिला। लेकिन जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है ए टू बी, और हम इक्वेशन बना रहे हैं बी टू ए, यानी हम करंट फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। करंट फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होना चाहिए, तो आप वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय करंट अभी भी 1/3 इज इक्वल टू वी वाई, सो वी एक्स माइनस वी वाई इज इक्वल टू 4/3 माइनस 2/3, एंड रिजल्ट हमें जनरेट हुआ 2/3। क्लियर? सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, two cells of same EMF and internal resistance small r are connected in parallel with a resistance of capital R। ठीक है, दो बैटरीज आपको दी गई है, दो सेल हमें दिए गए, इनसे आपने एक बैटरी बना दी है। ठीक है, और इन दोनों सेल को हमने कनेक्ट किया पैरेलल। क्या हम इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं? और सर्किट हम क्यों बनाना चाहते हैं? बिकॉज आपसे पूछा है मैक्सिमम पावर इन द एक्सटर्नल सर्किट, तो इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया जा सकता है जहां पे दोनों बैटरीज का ई इक्विवेलेंट आ जाएगा एंड इन दोनों रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट आ जाएगा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यहां पर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद वैल्यू कैपिटल आर। नाउ अब आपसे पूछा गया टू गेट मैक्सिमम पावर इन द एक्सटर्नल सर्किट, ध्यान देने वाली बात ये है, यहां पर हमें यूज करना होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो होने वाला करंट मैक्सिमम होगा। एक्सटर्नल सर्किट में पावर मैक्सिमम होगी किस कंडीशन में? व्हेन रेजिस्टेंस जिस पर आपको पावर कैलकुलेट करना है, मतलब जो एक्सटर्नल सर्किट है वहां का वैल्यू आर इक्विवेलेंट के इक्वल आ जाए। ये सिंपल सा एक लॉजिक बनता है, बिकॉज आप यहाँ पे पावर कैलकुलेट करते हैं डीपी बाई डी आर, और इसको हम जीरो पुट करते हैं, जीरो पुट करने के बाद आपको रिजल्ट मिलता है कैपिटल आर इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। ठीक बात, तो क्या इन दोनों रेजिस्टेंसेस का जो सेल के साथ कनेक्टेड है इंटर रेजिस्टेंस जो है, क्या इनका इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया जा सकता है? बिल्कुल, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान देना, बोथ आर इन पैरेलल, सो स्मॉल आर इक्विवेलेंट आपको मिलेगा स्मॉल आर बाई 2, एंड कैपिटल रेजिस्टेंस का वैल्यू भी अगर स्मॉल आर बाई 2 हो जाए तो सर्किट में पावर हो जाएगी मैक्सिमम। एक्सटर्नल सर्किट में यानी कैपिटल आर रेजिस्टेंस में पावर हो जाएगी मैक्सिमम, और जो करंट फ्लो करेगा that will also maximum. So condition A, capital R is equal to small r by 2 is the correct answer. Next, in a torch there are two cells each of EMF 1.45 volt and 0.15 ohm. Each cell gives a current to filament of a lamp of 1.5 ohm. Then the value of the current in ampere. तो पहले हम इसका सर्किट फॉर्म करें, सर्किट फॉर्म करने के बाद देखें कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। सबसे पहली बात यह है कि दोनों कनेक्टेड हैं, there are two cells each of EMF 1.45 and 1.15. Each cell gives a current to the filament of lamp of 1.5. ठीक है, तो both are connected in series. Both cells are connected in series. और इसको हमने
एक एक्सटर्नल लैंप से कनेक्ट कर दिया जिसका रेजिस्टेंस आपको गिवन है 1.5 दोनों सेल, दोनों का ईएमएफ ई इंटर रेजिस्टेंस हम स्मॉल आर कंसीडर करें एंड कैपिटल ई का वैल्यू आपको गिवन है 1.45 वोल्ट एंड स्मॉल आर का वैल्यू हमें गिवन है 0.15 ओम। तो आपसे पूछा गया देन वैल्यू ऑफ द करंट इन द एम्पियर इज, सर्किट में फ्लो होने वाला करंट क्या आप बता सकते हैं? बिकॉज ऑल आर द एलिमेंट आर कनेक्टेड इन सीरीज और सीरीज में करंट फ्लोइंग सेम होता है, यानी करंट जितना फ्लो करेगा वो वैल्यू आपको सेम मिलेगी। तो करंट कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग ई नेट अपॉन आर नेट। ठीक, ई नेट दोनों बैटरीज तो 2E, आर नेट तो दो तो है आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वैल्यूज पुट करें हमें आंसर मिलेगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1.45 डिवाइड बाय 2 टाइम्स स्मॉल आर इज 0.15 प्लस कैपिटल आर 1.5। ठीक है, सो 145 का डबल 2.9, सो 2.90 डिवाइड बाय 1.8। सो अप्रोक्सीमेट हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। यहाँ पे ध्यान से देखो कि 1.8 का डबल होता है 3.6, तो 3.6 से छोटा आंसर मतलब 2 से छोटा आंसर आना चाहिए और 1 से ग्रेटर आंसर आना चाहिए। एक ही ऑप्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है 1.611, सो दिस विल बी आवर आंसर 1.611 एम्पियर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। In the following circuit diagram, the value of resistance X for the potential difference between point B and D is 0। यानी हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि पॉइंट B और पॉइंट D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। दैट मीन्स दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो हमें देखने से लग रहा है कि ये जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है जो सर्किट बन रहा है दैट इज बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में हम ब्रांच ए बी के बीच का रेजिस्टेंस कंसीडर किया लेट्स से पी, बी और सी के बीच का रेजिस्टेंस हमने कंसीडर किया लेट्स से क्यू, ए एंड डी के बीच का रेजिस्टेंस कंसीडर किया आर एंड डी एंड सी के बीच का रेजिस्टेंस हमने कंसीडर किया एस। और बैलेंस व्हीटस्टोन के लिए कंडीशन क्या बनती है? कंडीशन रहती है कि P बाई आर का वैल्यू Q बाई एस के इक्वल आना चाहिए। यानी अगर रेशियो सेम रहता है तो पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच में अगर आप गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करें तो गैल्वेनोमीटर पे पोटेंशियल डिफरेंस में 0 मिलेगा, यानी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा 0। पॉइंट बी और डी के बीच में अगर आप वायर भी कनेक्ट कर दो तो करंट फ्लो कितना रहेगा? 0, बिकॉज पॉइंट बी एंड पॉइंट डी आर एट सेम पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम पॉइंट ये पी क्यू आर एस का वैल्यू सोल्व करें। देखो पी हमें कितना मिलेगा? 15 और 6 दोनों आपको सीरीज में दिख रहे हैं। वैल्यू ऑफ पी 21 ओम। क्लियर? वैल्यू ऑफ आर कितना? आर, आर को ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ पे 6 और 6 के दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में, तो 6 और 6 का कॉम्बिनेशन बनेगा 3, पैरेलल है 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6। और 15 और 3 का कॉम्बिनेशन यहाँ रहेगा 18। ओके, एंड ए सब देखिए एस, अगेन देखो आपको 4 एंड 4 के दो रेजिस्टेंस गिवन है पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट बनेगा 2 और ये 2 इस 4 के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो 2 प्लस 4 6। एंड अब हम देखें क्यू, क्यू अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर है 3 एंड जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो 8 और x का पैरेलल बन रहा है, 8 और x का पैरेलल बन रहा है। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस आपको मिलेगा q के प्लेस पर वो मिलना चाहिए 8x अपॉन 8 प्लस x, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन प्लस 3। ठीक बात, क्या ये पॉइंट हमें समझ में आया? अब आप देखो इसको, अब इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दें हमें आंसर मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ p 21, वैल्यू ऑफ r 18 इज इक्वल टू q 8x अपॉन 8 प्लस x प्लस 3 डिवाइड बाय 6। थोड़ा ध्यान से देखना है ना, इक्वेशन दिख रही है बड़ी सी लेकिन हमें ज्यादा इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ती। आप सीधे सीधे देखो क्या यहाँ से 21 और 18 ये कैंसिल आउट हो रहा है? बिल्कुल, यहाँ में मिलेगा 7/6। क्या ये 6, दिस 6 एंड दिस वन, क्या ये दोनों भी कैंसिल आउट हो रहे हैं? बिल्कुल। तो इक्वेशन आपके पास क्या रहे? 8x अपॉन 8 प्लस x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 जो रिप्रेजेंट करेगा 4 को। अब आप मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन तो हम सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन से हमें आंसर भी मिल जाएगा। मुझे एक बात बताओ कि 8 ओम को किसके साथ पैरेलल में जोड़ा जाए कि आंसर 4 ओम आ जाए? ऑब्वियस बात है 8। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो भी आंसर 8 ही आएगा। देखो इधर 8x इज इक्वल टू 8 4 जा 32 प्लस 4x
तो 4x इज इक्वल टू 32 कैलकुलेट किया, देन x इज इक्वल टू 32 by 4 8 ओम। 8 ओम हमें यहाँ पर आंसर मिला। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, a metal wire of resistance R is cut into 3 equal pieces and then connected side by side to form a new wire, the length of which is equal to 1/3 of the original length. The resistance of this new wire is। ध्यान दो भाई, हमें एक सिंपल वायर गिवन, सबसे पहले एक रेजिस्टेंस आपको गिवन, हम ये मानते हुए चलें कि इसका टोटल लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा A एंड रेजिस्टेंस इज R। अब बोला गया कि इसको आपने 3 इक्वल पार्ट में कट कर दिया और तीनों को साइड बाय साइड आपने कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही आपने इनको इक्वल पार्ट में कट किया और साइड बाय साइड कनेक्ट किया, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। क्या इसमें कोई डाउट? साइड बाय साइड तीनों कनेक्ट हो गए। क्या तीनों पैरेलल में आ गए? ये बताओ, क्या तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए? बताओ भाई। बिल्कुल, ये तीनों किस में आ गए? पैरेलल। अच्छा, अगर हम लेंथ को हाफ कर दें, देखो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है रो एल बाई ए, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में तो हमने कोई चेंज नहीं किया, हमने किसको कट किया? लेंथ से। ठीक है, तो अगर आपने लेंथ 1/3 कर दी, तो ऑब्वियस बात है कि जो न्यू रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है हर एक रेजिस्टेंस का, हर एक पार्ट का, तो वो आपको मिलेगा 1/3, क्योंकि अब लेंथ कितनी है? 1/3। तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर R/3 के 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है and all are in parallel, all are in parallel। तो क्या हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता सकते हैं? all three are connected in parallel, so 1 by R equivalent is equal to 1 by R plus 1 by R plus 1 by R। सो आंसर आपको मिला 9 by R, लेकिन 9 by R रिप्रेजेंट कर रहा है 1 by R इक्विवेलेंट को, सो 1 by R equivalent is equal to R by 9। This is your answer, so option C will be the right answer। नेक्स्ट, एक अच्छा न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखो। हमें गिवन है कि एक सर्किट है, सर्किट में सभी रेजिस्टेंसेस सेम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। एनर्जी का मतलब हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हीट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास दो फॉर्मेट होते हैं, वी स्क्वायर आर टी एंड वी स्क्वायर बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी एंड आई स्क्वायर आर टी। नाउ क्वेश्चन ये, थ्री रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, देन देयर वैल्यूज मस्ट बी रिलेटेड इज। ठीक है, सभी रेजिस्टेंस सेम एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक, और हमें रेजिस्टेंसेस को कंपेयर करना है। ध्यान देने वाली बात, बैटरी जो कनेक्टेड है वो यहाँ कनेक्टेड है। ठीक है, तो कुछ पोटेंशियल तो हमें यहाँ मिलेगा R1 पर, एंड R2 R3 हमें पैरेलल में दिख रहे हैं। किस में दिख रहे हैं? पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम आता है, तो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इसको V2, और R1 के अक्रॉस जो आपको मिल रहा है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया V1 से। तो क्या V2 R2 और R3 दोनों पे मिलेगा? ठीक, क्या ये दोनों सेम हीट भी जनरेट कर रहे हैं? तो H2 इज इक्वल टू H3 आना चाहिए। तो हीट के फॉर्मेट से आपको मिलेगा V2 स्क्वायर बाई R2 मल्टीप्लाई बाई T इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई R3 मल्टीप्लाई बाई T। तो T V स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल आउट होगा, और फर्स्ट रिजल्ट हमें जनरेट हुआ R2 इज इक्वल टू R3। देखा कौन से ऑप्शन में हमें मिल रहा है? फर्स्ट में भी मिल रहा है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। ठीक है, मतलब हमें सेकंड भी चेक करना ही पड़ेगा। नाउ सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में आपको बोला गया कि R1 एंड R2 या R1 एंड R3 ये भी सेम ही हीट जनरेट कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम पोटेंशियल को कंपेयर नहीं करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे करंट से। देखो ध्यान से, अगर हम ये कंसीडर करें कि R1 में फ्लो होने वाला करंट कैपिटल आई है और R2 एंड R3 बोथ आर इक्वल, तो यहाँ जो करंट जाएगा R2 एंड R3 में, उसका वैल्यू टोटल करंट का बाई टू आना चाहिए। और अब हम कंपेयर कर दें H1 इज इक्वल टू H2, और जो इक्वेशन है इस बार करंट की टर्म में, बिकॉज करंट ऑन है। सो आई स्क्वायर R1T इज इक्वल टू आई बाई टू स्क्वायर R2T। क्लियर? टी कैंसिल आउट, आई स्क्वायर कैंसिल आउट, सो रिजल्ट रहा R1 इज इक्वल टू R2 बाई 4। तो दो रिजल्ट हमें मिल गए। कौन सा रिजल्ट यहाँ पर वैलिड है या मैच कर रहा है? देखो ध्यान से, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में आ रहा है R1 इज इक्वल टू R2 बाई 4,
या फिर हम बोल सकते हैं R3/4। क्लियर? सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। In the circuit, if a conducting wire is connected between point A and B, the current in the wire will be। ध्यान से देखिए, ये बैलेंस वीट-स्टोन ब्रिज नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ रेजिस्टेंस का कनेक्शन गिवन है और इस सर्किट में हमें पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का पोटेंशियल देखना पड़ेगा। अगर आप पोटेंशियल देख लेंगे तो लॉजिक सिंपल सा है कि करंट विल फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो जिस पॉइंट का पोटेंशियल ग्रेटर होगा वहां से करंट दूसरे पॉइंट की तरफ जानी चाहिए। तो इस सर्किट को मैं अगेन रीड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखें। And in upper branch and lower branch both are connected with a battery of potential B. Resistance is 4 ohm, 4 ohm and 1 ohm, 3 ohm. ध्यान से सुने, क्या ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में कनेक्टेड है? बिल्कुल। क्या दोनों ब्रांचेस पे पोटेंशियल ड्रॉप V ही मिलेगा? देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल रहेगा V, एंड पॉइंट का पोटेंशियल रहेगा 0। ठीक, पॉइंट जो मेंशन आपने किया, दिस इज पॉइंट A एंड यहां हमें मिलेगा पॉइंट B। क्लियर? अब अपर ब्रांच में भी अगर पोटेंशियल V है और 4 ओम के दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, बाय ऑब्जर्वेशन आप बोल सकते हैं कि दोनों को आधा आधा पोटेंशियल मिल जाना चाहिए, और ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तो फिर आप ये बोल सकते हैं कि सीरीज में करंट सेम होता है और पोटेंशियल रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस रेशियो अगर 4:4 1:1 आ रहा है तो पोटेंशियल भी आपको हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली लोअर ब्रांच में अगर आप देखो तो V प्रोपोर्शनल टू R, तो यहाँ जो पोटेंशियल रहेगा वो V/4 एंड 3 ओम पे जो ड्रॉप होगा वो 3V/4 होना चाहिए। क्लियर? नाउ अब थोड़ा सा समझना अलजेब्रिकली कि यहाँ पे हुआ क्या। स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल V था, 4 ओम ने ड्रॉप किया V/2, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना बचा? ए पॉइंट पे पोटेंशियल रिमेन रहा V/2, जिसको नेक्स्ट 4 ओम ने ड्रॉप किया और अगेन हम आ गए 0 पे। लोअर ब्रांच पर आओ, 1 ओम ने ड्रॉप किया V/4, स्टार्टिंग था V, तो बी पॉइंट पर कितना बचेगा? बी पॉइंट पे रहेगा 3V/4, जिसको ड्रॉप किया 3 ओम ने और आ गए वापस 0। अगर आप इनको वायर से कनेक्ट कर दें तो वायर से कनेक्ट करने पर आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि बी पॉइंट का पोटेंशियल ए पॉइंट के पोटेंशियल से ग्रेटर है एंड करंट always flows from high potential to low potential, always flows from high potential to लो पोटेंशियल, और बी पॉइंट का पोटेंशियल ग्रेटर है। बी पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेशन करने पर हमें मिला 3V/4 एंड पॉइंट ए पोटेंशियल हमें मिला V/4। तो करंट जो फ्लो करना चाहिए B to A फ्लो करना चाहिए। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, a wire of resistance 12 ohm per meter is bent to form a complete circle of radius 10 cm। पहली बात यह है कि ये जो सर्कल हमने फॉर्म किया है इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। क्या इसका पैरामीटर बता सकते हैं? इसका पैरामीटर कितना होगा? इसका पैरामीटर होगा 2πr। पैरामीटर की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी बिकॉज आपको जो रेजिस्टेंस दिया है वो 12 ओम पर मीटर दिया है, यानी डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, लेंथ के रेस्पेक्ट में हमें रेजिस्टेंस सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पैरामीटर कितना? इसका रेडियस हम स्मॉल r कंसीडर करें, थोड़ा सा इजी रहेगा बिकॉज हम रेजिस्टेंस भी कैपिटल R ही कंसीडर करते हैं, तो रेडियस को हम स्मॉल r कंसीडर कर लेते हैं, तो वैल्यू आ जाएगा 2πr। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? बताएं कितना लेंथ? 2π एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 इन टर्म्स ऑफ मीटर। क्लियर? तो यहां वैल्यू आपको मिल रही है 0.2π मीटर। तो क्या मुझे इस वायर का टोटल रेजिस्टेंस पता है क्या? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, बिकॉज हमें गिवन है 12 ओम पर मीटर, तो 0.2π मीटर में कितना बनेगा? सो 12 मल्टीप्लाई बाय 0.2π, सो हमारा रिजल्ट बनेगा 2.4π ओम। ये इस वायर का टोटल रेजिस्टेंस है। और आपसे पूछा गया कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट कितना? तो ध्यान दो, अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी आपके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट हैं तो ऊपर लेंथ
हाफ होगा, नीचे लेंथ हाफ होगा, यानी यहाँ जो रेजिस्टेंस है आपके पास उस रेजिस्टेंस का हाफ अपर ब्रांच में होगा और हाफ लोअर ब्रांच में होगा। क्या हम आर ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं? बिकॉज R/2 बोथ आर इन पैरेलल, तो रेजिस्टेंस आपको मिलेगा R/4। यूज करोगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है R/4, और टोटल रेजिस्टेंस है कितना वो आपने कैलकुलेट किया हुआ है 2.4 पाई डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आरएबी का वैल्यू आपको मिल जाएगा 0.6 पाई एंड यूनिट रहेगा ओम। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, if voltage across a bulb rated 220 volt 100 watt drops by 2.5% of its rated value, the percentage of the rated value by which the power would decrease। यानी अगर हम वोल्टेज में चेंज करें तो पावर किस तरीके से डिक्रीज होना चाहिए, ध्यान देना। तो पावर का रिलेशन क्या होता है? पावर रिलेशन इज V स्क्वायर बाई R। ठीक है, जो चेंजेस आपको दिया है वो 2.5%, दैट मींस लेस देन 5%। अगेन हम एरर मेथड यूज करें, सबसे पहले प्रोपोर्शनलिटी देखो, सो P इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। So percentage change in power is equal to 2 times percentage change in voltage। तो वैल्यू आपको गिवन है 2.5% पॉजिटिव चेंज हुआ 5%, सो परसेंटेज चेंज इन पावर 5%। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये भी एक अच्छा न्यूमेरिकल, ध्यान दें। ए बी सी आर वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस आर 1.5 R and 3 R respectively as shown in the figure. When some potential difference is applied between X and Y, the voltmeter reading VA, VB, VCR। यानी आपसे पूछा गया कि अगर हम पॉइंट X और पॉइंट Y के बीच में कोई बैटरी कनेक्ट कर दें जिसका पोटेंशियल V हो, तो RA मतलब वोल्टमीटर A, वोल्टमीटर B एंड वोल्टमीटर C तीनों का रीडिंग क्या आना चाहिए। ठीक बात, थोड़ा सा ध्यान देना। क्या ये 1.5 R और 3 R पैरेलल में कनेक्टेड है? पैरेलल में, तो RBC यानी B और C का इक्विवेलेंट ये हम देखना चाहते हैं। क्या RBC रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, बिकॉज ये दोनों कनेक्टेड है पैरेलल। तो वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, 1.5 R मल्टीप्लाई बाय 3 R अपॉन 1.5 R प्लस 3 R। क्या दोनों वैल्यूज सेम सेम आ रही है क्या? देखो 4.5 R स्क्वायर अपॉन 4.5 R, तो RBC हमें मिला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R की इक्वल, यानी B और C दोनों को हटाकर एक R यहाँ पे लिखा जा सकता है। अगर दोनों रेजिस्टेंस R है तो सर्किट आपका किस तरीके से बना, देखो ध्यान से, इधर भी R यहाँ भी R और बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है बैटरी V वोल्टेज की, और दोनों रेजिस्टेंस अगर सिमिलर वैल्यू के हैं तो क्या दोनों पे पोटेंशियल ड्रॉप सेम आना चाहिए V/2 बिल्कुल। और 1.5 R एंड 3 R ये भी पैरेलल में कनेक्टेड, यानी जो पोटेंशियल ड्रॉप V/2 आपने कैलकुलेट किया वो सभी पर मिलेगा। तो वैल्यू क्या रहेगा, VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC, यानी तीनों ही वोल्ट मीटर में हमें सेम रीडिंग मिलना चाहिए। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, a set of n equal resistor each of value R are connected in series to a battery of EMF E and internal resistance capital R। ध्यान देना, n रेजिस्टेंस है, सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू R है, सीरीज में कनेक्टेड है और एक बैटरी कनेक्टेड है E जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। करंट कितना फ्लो कर रहा है, I। क्या इसका हम सर्किट बना सकते हैं? सर्किट, ध्यान दो, n सेल कनेक्टेड है, n रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इक्वल वैल्यू कैपिटल R। ऐसे n रजिस्टर्स कनेक्टेड है, किसके साथ? एक सेल के साथ। सेल का वैल्यू EMF कैपिटल, रेजिस्टेंस कैपिटल R, एंड जो करंट फ्लो कर रहा है दैट वैल्यू आपको गिवन है I। सो दिस इज योर फर्स्ट सर्किट, सर्किट ए। क्या सर्किट ए में करंट का वैल्यू लिखा जा सकता है? IA कितना बनना चाहिए? IA आपका बनना चाहिए E नेट अपॉन R नेट, इसमें तो कोई डाउट नहीं हो। तो फर्स्ट सर्किट में जो करंट है दैट इज I। R नेट कितना मिलेगा, NR सीरीज में, फिर उसके बाद यहाँ पे ये भी R, ये भी आपका सीरीज में ही है,
तो वैल्यू बन जाएगा E अपॉन n+1 R। So this is equation number 1. Now second में बोला गया now n रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है उस केस में 10i। ध्यान दें कि अगर सभी रजिस्टेंसेस को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया विद अ सेल ऑफ वैल्यू V एंड इंटर रेजिस्टेंस R, और इन सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R था। अब जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 10i। तो क्या सेकंड सर्किट में हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो ध्यान से, क्या सर्किट का आर इक्विवेलेंट बता सकते हो क्या? सबसे पहले बताएं आर इक्विवेलेंट यहाँ पर रहेगा कि ये जो कैपिटल आर के एन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इनका वैल्यू बनना चाहिए आर बाई एन, और एक एक्सटर्नल यहाँ पे लगा हुआ है बैटरी के साथ दैट इज आर। तो करंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं 10i इज इक्वल टू ई अपॉन आर बाई एन प्लस आर, और इक्वेशन हम लिख सकते हैं एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपके पास दो इक्वेशन आ गए। क्या इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया जा सकता है? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखो क्या दोनों इक्वेशन कंपेयर हो सकती है? ध्यान से देखिए। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करने पर फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं तो आपके पास रिजल्ट आया 10i इक्वेशन 2 से 10i इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर कॉमन n प्लस 1। ठीक है, और इक्वेशन 1 में क्या E अपॉन आर एन प्लस 1 आई को रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्वेशन 1 में बिल्कुल कर रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी 10i इज इक्वल टू एन आई एन आई कैंसिल आउट एंड नंबर ऑफ रजिस्टर्स वो रहेंगे 10। सो ऑप्शन सी n is equal to 10 will be the right answer. Next, the total current supplied to the circuit by the battery. अब ये हमें सर्किट गिवन है और कैलकुलेट करना है कि सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि जो करंट फ्लो करेगा वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा। यहाँ पे हमें शॉर्ट सर्किटिंग दिख रही है तो हमें इस सर्किट को थोड़ा सा रिड्रॉ करना होगा। ध्यान दें ये दोनों पॉइंट हमें सेम पोटेंशियल पे मिलेंगे बिकॉज कनेक्टेड एक सिंपल वायर से, एंड इस पॉइंट को मैंने नाम दिया बी, एंड ये जो बीच में नोड आ रहा है यहाँ पे बना सी। क्या इस सर्किट को रिड्रॉ किया जा सकता है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी? ध्यान से देखना, पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट बी, सर्किट को हम यहाँ बना लेते हैं नीचे, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और बीच में हमें एक पॉइंट मिल रहा है सी। Between point A and C, a resistance of value 2 ohm is connected. Between point A and C, register of value 6 ohm is connected. यहाँ पे 6 ohm connected है. And between point C and B, resistance 1.5 ohm is connected. And between point A and B, resistance 3 ohm is connected. कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है? 3 ओम कनेक्टेड। तो यहां पर आपने 3 ओम कनेक्ट कर दिया, एंड पॉइंट ए एंड बी के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है और इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ए की तरफ है, नेगेटिव टर्मिनल बी की तरफ है। बैटरी का वैल्यू हमें गिवन है 6। ठीक, अब इस सर्किट का अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, इस सर्किट का अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, डिवाइड बाय पोटेंशियल करें तो करंट फ्लो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा आई। ध्यान दो ये जो आर एंड सी के बीच में कॉम्बिनेशन लग रहा है, क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है? आर ए सी दोनों पैरेलल में है तो 6 इंटू 2 अपॉन 6 प्लस 2, तो रिजल्ट हमें मिला 3/2, 3/2 यानी 1.5। क्या आर ए बी कैलकुलेट किया जा सकता है? देखिए ध्यान से, आर ए सी मिला 1.5, आर सी भी मिला 1.5, बोथ आर इन सीरीज। सो आर ए बी का वैल्यू आ गया 3/2 प्लस 1.5, तो टोटल रेजिस्टेंस मिला 3 ओम। ठीक है, अपर ब्रांच जो है वहां पे भी 3 ओम का रेजिस्टेंस, तो आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट हमें मिला 3 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 3। ठीक बात है ना भाई? सबसे पहले हमने आर ए सी कैलकुलेट किया, आर ए सी का मतलब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, यहां से ए पॉइंट से सी पॉइंट तक का रेजिस्टेंस कितना था। उसके बाद हमने ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का ये जो मिडिल आर्म है इसका टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, वो हमें मिला 3। फिर ये 3 और ये ऊपर वाला 3 पैरेलल में, तो आंसर में मिला 1.5 ओम।
ठीक, सर्किट में फ्लो होने वाला करंट V बाई आर इक्विवेलेंट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वैल्यू बनेगा 6 डिवाइड बाई 1.5, करंट आ गया 4 एम्पियर। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, a moving coil galvanometer has 150 equal divisions। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो टोटल डिवीजन कितने गिवन है? टोटल डिवीजन वो हमें गिवन है 150। इट्स करंट सेंसिटिविटी इज 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। हर 10 डिवीजन कितना मेजर कर पा रहा है? 1 मिली एम्पियर। तो टोटल डिवीजन है कितने? 150। तो 150 डिवीजन कितना मेजर कर पाएंगे? 150 डिवीजन मेजर कर पाएंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 1 मिली एम्पियर, यानी वैल्यू मिली आपको 15 मिली एम्पियर। और ये 15 मिली एम्पियर रिप्रेजेंट कर रहा है करंट रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर आईजी। फर्स्ट पॉइंट। फिर आपको दिया है वोल्टेज सेंसिटिविटी 2 डिवीजन पर मिली, 2 डिवीजन पर मिली, यानी ईच 2 डिवीजन, ईच 2 डिवीजन कितना मेजर कर रहा है? 1 मिली। तो 150 डिवीजन कितना मेजर करेंगे? तो मल्टीप्लाई बाय 75 होना चाहिए। तो 75 मिली वोल्ट यहाँ पे मेजर होगा, यानी ये यहाँ वैल्यू आपको मिला Vg का, और Vg आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 75 मिली वोल्ट से। क्या हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस सॉल्व कर सकते हैं? Rg, Rg का वैल्यू Vg बाई Ig बिल्कुल कैलकुलेट किया जा सकता है। रिजल्ट रहेगा 75 मिली बाई 15 मिली। आंसर हमें मिला 5। तो जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा से सबसे पहले आपने गैल्वेनोमीटर की स्पेसिफिकेशन कैलकुलेट कर लिया कि Ig कितना है, Vg कितना है और Rg कितना है। नाउ अब आपसे न्यूमेरिकल में पूछा गया इन ऑर्डर दैट ईच डिवीजन रीड्स 1 वोल्ट, देन द रेजिस्टेंस इन नॉर्म नीडेड टू कनेक्टेड इन सीरीज। यानी हम ये चाहते हैं कि अब हम वोल्टेज कितना मेजर कर पाए, ईच डिवीजन मेजर कर पाए 1 वोल्ट। तो 150 डिवीजन कितना मेजर करेगा? 150 डिवीजन मेजर करेगा 150 वोल्ट। यानी हम एक वोल्टमीटर बनाना चाहते हैं जिसका वोल्टेज रेंज हो 150 वोल्ट। तो उसके लिए आपसे पूछा गया कि सीरीज रेजिस्टेंस कितना रिक्वायर। क्लियर? तो वोल्टमीटर का इक्वेशन किस तरीके से बनता है? सीरीज में हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। तो इक्वेशन इज Vg इज इक्वल टू Ig Rg प्लस RH। V 150, Ig is 15 मिली, Rg का वैल्यू 5 प्लस RH, ये हमें कैलकुलेट करना है। 15 150 10 टाइम डिवाइड होगा, मिल ही जाएगा। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 इज इक्वल टू 5 प्लस RH। क्या RH कैलकुलेट किया जा सकता है? 10,000 माइनस 5, तो रिजल्ट हमें मिलेगा 9,995 connected in series. So option D will be the right answer. Clear? Next. ये भी एक टिपिकल न्यूमेरिकल है। एक टाइप बनता है जो गैल्वेनोमीटर के नल डिफ्लेक्शन पर बेस्ड होता है। कैसे हम इसको सॉल्व करें? देखो सर्किट में हमें क्या दिया है कि इन द सर्किट द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम ये बताएं कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन कब शो करता है। गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन कब शो करता है? ये उस टाइम पे शो करता है जब गैल्वेनोमीटर के दोनों टर्मिनल्स पे सेम पोटेंशियल मिल जाए। तो गैल्वेनोमीटर पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा और फ्लो होने वाला करंट वो भी आपको जीरो मिलेगा। क्लियर बात? तो हम यहाँ ये समझ सकते हैं डायग्राम से कि अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 2 वोल्ट है और यहाँ हम जीरो कंसीडर करें बिकॉज दोनों बैटरीज का नेगेटिव इधर ही आ रहा है, तो इस रेजिस्टेंस पे जो ड्रॉप आपको मिल रहा है वो भी 2 वोल्ट का होना चाहिए, तभी 2 वोल्ट मिलेगा और गैल्वेनोमीटर पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ जाएगा और फ्लो होने वाला करंट जीरो मिलेगा। इसी को आप क्या बोलते हैं भी? नल डिफ्लेक्शन या जीरो डिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो हमें एक सीधा सा सर्किट मिला, यहाँ पर एक छोटा सा सर्किट बना हुआ है, रेजिस्टेंस का वैल्यू 500 ओम है, दूसरा रेजिस्टेंस आपका R ओम का है, बैटरी कनेक्टेड है 12 वोल्ट का। अब इस पीछे वाले सर्किट को भूल जाओ। इस R पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है? 2 वोल्ट। तो इस 10 पर कितना आना चाहिए? 10 पर कितना आना चाहिए? देखो टोटल है 12, 12 में से 2 कंज्यूम किया R ओम ने, तो 15 पे कितना बनना चाहिए? 10 वोल्ट बनना चाहिए। क्या ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है क्या भाई? बिल्कुल कनेक्टेड है। क्या सीरीज में करंट सेम होता है? देखो ध्यान से, इन सीरीज आई विल बी सेम,
यानी करंट सेम रहेगा तो दोनों ही रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट हम देख लें। आई हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? आई कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग वी बाई आर। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस पर देखो पोटेंशियल आ रहा है 10 वोल्ट का और रेजिस्टेंस का वैल्यू है 500। सेकंड पर देखें पोटेंशियल आ रहा है 2 का और रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, R इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय 2 बाई 10। सो रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको मिला 100 ओम। So option B will be the right answer. In this question, a 5-volt battery with internal resistance 2 ohm and 2-volt battery with internal resistance 1 ohm are connected to a 10 ohm resistance as shown in the figure. The current in the 10 ohm resistance is, यानी 10 ohm resistance से फ्लो होने वाला करंट वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे दो बैटरीज कनेक्टेड है, इसको मैं E1 कंसीडर कर सकता हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा R1। सेकेंड बैटरी मैंने कंसीडर किया E2, रेजिस्टेंस रहा R2। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड बन सकते हैं। KVL यूज किया जा सकता है, KCL यूज किया जा सकता है और मैं यूज कर रहा हूँ सेल कॉम्बिनेशन। मैं क्या यूज कर रहा हूँ? सेल कॉम्बिनेशन। तो इस सर्किट को हम रिड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस कि जो दोनों बैटरीज आपको दिख रही है E1 E2, इन दोनों का हमने एक इक्विवेलेंट बना लिया, इसको आपने E इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट किया। दोनों की रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट हमने कंसीडर कर लिया एंड पॉइंट P2 एंड P1 के बीच में के 10 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड। पॉइंट P2 एंड P1 के बीच में 10 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड और इस ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट वो हमें सॉल्व करना है। ठीक है, यानी हमें I का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यूज करते हुए क्या E इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया जा सकता है? ध्यान से देखिए, E इक्विवेलेंट बनता है E1 by R1 प्लस E2 by R2 अपॉन 1 by R1 प्लस 1 by R2। क्या दोनों वैल्यूज पुट कर सकते हैं? E1 तो वैल्यू मिलेगा आपको 5 by 2 प्लस 2 by 1 अपॉन 1 by 2 प्लस 1 by 1। सो E इक्विवेलेंट हमने कैलकुलेट किया, एलसीएम आएगा 2। सो 5 प्लस 4 डिवाइड बाय ये 3 by 2, 2 कैंसिल आउट, रिजल्ट रहा 9 by 3, आंसर मिला हमें 3 वोल्ट। यानी E इक्विवेलेंट सबसे पहले हमने कैलकुलेट कर लिया विच इज इक्वल टू 3 वोल्ट। नाउ R इक्विवेलेंट हमें कैलकुलेट करना है। सो R इक्विवेलेंट के लिए दोनों रेजिस्टेंस ये लगे हुए आपके पैरेलल में। सो 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by 1 प्लस 1 by 2। सो सम करने पर रिजल्ट मिला आपको 3 by 2। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 by 3 और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड 10 ओम का। अब मुझे एक बात बताएं, क्या इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कैलकुलेट किया जा सकता है? पहली बात ये कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करना चाहिए, यानी करंट का डायरेक्शन वही रहेगा जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, P2 टू P1 ये आना चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट का वैल्यू आया आपके पास 2 by 3। सोल्व करना है। सो करंट सर्किट में रहेगा E नेट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R, यानी E इक्विवेलेंट का वैल्यू आपको मिला है 3 वोल्ट, R इक्विवेलेंट 2 by 3 प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। सॉल्व करेंगे, 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 30 by 3, आंसर आया 9 by 32। 9 by 32 अगर हम कैलकुलेट करें तो अप्रोक्स आंसर हमें मिलता है 0.27 एम्पियर एंड डायरेक्शन P2 टू P1 आना चाहिए। सो ऑप्शन डी will be the correct answer. Next, two electric bulbs marked 25 watt 220 volt and 100 watt 220 volt are connected in series to a 440 volt supply. Which of the bulb will fuse? ध्यान दें, दो बल्ब हमने कनेक्ट किए 25 वोल्ट एंड 220 वोल्ट एंड सेकेंड बल्ब इज 100 वोल्ट एंड 220 वोल्ट। दोनों कनेक्ट है आपके 440 सप्लाई से। और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि दोनों में से कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो जो रेटेड वैल्यू दी जाती है, अगर रेटेड वैल्यू से ज्यादा पोटेंशियल किसी भी बल्ब को मिलता है या किसी भी अप्लायंसेस को मिलेगा तो वो हो जाएगा फ्यूज। तो हमारा मेन एम ये है कि हम दोनों बल्ब पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें कि कितना पोटेंशियल उसको मिल रहा है। तो अगर 220 से ज्यादा आएगा तो वो बल्ब फ्यूज कर जाएगा, है ना। हो सकता है दोनों पे 220 से ज्यादा है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आपको 440 दिया है। ठीक है, तो किसी एक पर आ सकता है,
किसी एक पर आ सकता है। तो या तो 100 वोल्ट फ्यूज होगा या 25 फ्यूज होगा। देखिए हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। रेशो मेथड से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे रेशो मेथड से मैं अगर आपको सॉल्व करके बताऊं तो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है, लेकिन हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या मैं इन दोनों बल्ब्स की रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या? रेजिस्टेंस, लेकिन मैं वैल्यू पे ध्यान नहीं दे रहा, मैं ध्यान दे रहा हूं रेशो पर। ध्यान देना, ये V रेटेड स्क्वायर अपॉन P रेटेड क्या लिखा जा सकता है? VR में रेटेड वोल्टेज और PR में रेटेड पावर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्या लिया जा सकता है? तो क्या दोनों बल्ब के लिए हमें VR सेम मिल रहा है क्या? देखो, VR स्क्वायर बाई PR, यानी फर्स्ट बल्ब का जो पोटेंशियल आपको मिल रहा है और जो सेकंड बल्ब का पोटेंशियल है रेटेड वैल्यू, वो दोनों आपको सेम मिल रही है। ठीक है, वो दोनों हमें सेम मिल रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं PR, ये फर्स्ट बल्ब के लिए और ये सेकंड बल्ब के लिए। ठीक, तो VR तो दोनों के लिए सेम। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2। तो क्या हम यहाँ बल्ब का पावर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो, फर्स्ट बल्ब की पावर है 25, सेकंड की है 100, तो पावर रेशियो कितना आया? 1:4। तो रेजिस्टेंस रेशियो कितना मिलना चाहिए? R इज प्रोपोर्शनल टू 1/P, तो 4:1। ठीक, तो वोल्टेज रेशियो कितना मिलना चाहिए? देखो, दोनों कनेक्टेड हैं सीरीज में, एंड सीरीज में आई अगर सेम हम कंसीडर करते हैं तो V प्रोपोर्शनल टू R होता है क्या भाई? बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू R, तो जो R का रेशियो है वही आपको V का रेशियो भी मिला। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि फर्स्ट बल्ब पे पोटेंशियल ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है? टोटल V को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, 4 एंड 1 में, और फर्स्ट बल्ब को प्रोवाइड कर दिया 4। तो वैल्यू मिलेगा 440 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी वैल्यू आया 88 मल्टीप्लाई बाय 4। तो वैल्यू बनेगा 320 एंड 320, 352 वोल्ट। तो फर्स्ट बल्ब को कितना मिला? 352 वोल्ट। तो फर्स्ट बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा, यानी आंसर हमारा बनना चाहिए कि 25 वोल्ट का बल्ब फ्यूज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in a large building there are 15 bulbs or 40 watt, 5 bulbs of 100 watt, 5 fans of 80 watt, and 1 heater of 1 kilowatt. The voltage of the electric mains is 220 volt. Then minimum capacity of the main fuse of the building will be. ध्यान दें, क्या इन सब की हम टोटल पावर कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? कि जितने भी आपने अप्लायंसेस कनेक्ट करे इन सब की टोटल पावर कितना है? देखो, टोटल पावर, तो टोटल पावर कैलकुलेट की जा सकती है। ध्यान से देखना, 15 बल्ब हैं 40 वोल्ट के, प्लस 5 बल्ब हैं 100 वोल्ट के, प्लस 5 फैंस हैं 80 वोल्ट के, एंड 1 हीटर है 1000 वोल्ट का। वैल्यू देखिए, तो 600 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 1000, तो हमें टोटल पावर मिल रही है 2500 वाट। ठीक, पावर यानी वोल्टेज सप्लाई यहाँ पे कितना है? वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड है 220। तो मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर सकता है भाई सर्किट में से? तो पावर हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग V मल्टीप्लाई बाय I। तो I कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग टोटल पावर डिवाइड बाय पोटेंशियल। सो 2500 डिवाइड बाय 220, कैंसिल आउट किया 250 बाय 22। क्या मुझे आंसर 11 पॉइंट समथिंग मिलना चाहिए? हाँ, 6 मिलेगा, तो यहाँ पे 11.2 समथिंग मुझे यहाँ पर करंट मिला। 11.2 एम्पियर के अकॉर्डिंग मुझे करंट मिला। यानी जो फ्यूज वायर में यहाँ पर यूज करूंगा उसका कैपेसिटी 11.2 का होना चाहिए कि 11.2 तक वो मेजर कर पाए। अब ऑप्शन अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपसे पूछा है कि मिनिमम कैपेसिटी ऑफ द मेन फ्यूज, तो मिनिमम 12 एम्पियर का हमें यूज करना पड़ेगा ताकि वो 11.2 को बेयर कर पाए। 14 एम्पियर भी हम यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? मिनिमम। तो मिनिमम के लिए आपको मिनिमम कैपेसिटी वाला ही देखना चाहिए, तो 11.2 को वो मेजर कर सके। तो जो नेक्स्ट इंटीजर आपको मिल रहा है वो फ्यूज वायर की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो फ्यूज वायर्स कैपेसिटी, करंट कैपेसिटी विल बी 12 एम्पियर।
So option A will be the right answer. Next, a cell of 2 volt and 1.5 ohm internal resistance is connected to the two end of 100 meter wire. यानी हमने एक यहाँ पे सेल कनेक्ट किया, इसका पोटेंशियल है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस हमें गिवन है 1.5 और ये कनेक्टेड है एक वायर के थ्रू। वायर का लेंथ हमें गिवन है 100 मीटर, यानी LW हमें गिवन है 100 मीटर। ये जो वायर आपने कनेक्ट किया पॉइंट ए और बी के बीच में, इसका लेंथ है 100 मीटर और ये हमने कंसीडर किया वायर। नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 0.005 ओम पर मीटर। तो क्या वायर का टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है? पर मीटर पे कितना आ रहा है? 0.005, तो 100 पे कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाय 100। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.005, तो आपको वायर रेजिस्टेंस मिल गया 0.5 ओम। कैसा समझने में कोई डाउट? एंड क्वेश्चन में पूछा गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट फाई आप कैलकुलेट करते हैं टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर R एंड RW आना चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफ वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ द वायर। पोटेंशियल ग्रेडियंट रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल ऑन वायर डिवाइड बाय लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मेट आपने अप्लाई किया। E का वैल्यू 2, इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5, रेजिस्टेंस ऑफ वायर 0.5 मल्टी एंड लेंथ ऑफ द वायर 100। कैलकुलेट किया, 2 डिवाइड बाय 2 1, सो 0.5 डिवाइड बाय 100, तो रिजल्ट आपको मिल रहा है 5 इंटू 10 पावर -3। पोटेंशियल ग्रेडियंट यूनिट आना चाहिए वोल्ट पर मीटर, सो वोल्ट पर मीटर। सो ऑप्शन सी will be the right answer. Next, ये एक अच्छा न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखना। In an ammeter, 0.2% of the main current passes through the galvanometer. If resistance of galvanometer is Z, then resistance of the ammeter will be. तो सबसे पहले हम ये देखें कि अमीटर किस तरीके से बनता है। अमीटर बनाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस वो कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और इस पूरे कॉम्बिनेशन को अमीटर बोला जाता है। और हमें दिया क्या है कि टोटल करंट का 0.2% इधर से पास होगा, तो रिमेनिंग करंट ये I माइनस आई जी वो आपके लोअर ब्रांच यानी RS में से चला जाना चाहिए। अब टोटल करंट का 0.2%, तो आई जी का वैल्यू कितना? 0.2% ऑफ आई। ध्यान से समझना भाई, 0.2 का मतलब होता है 0.2 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई आई। सो वैल्यू आपको कितनी मिल रही है? I बाई 500। ये वैल्यू है आई जी की। ये वैल्यू किसकी है? आई जी की। तो लोअर ब्रांच में कितना करंट जाना चाहिए? I माइनस आई जी। ठीक, अब अगर आप इसको अमीटर कंसीडर कर रहे हैं तो पहले हमें RS का वैल्यू तो फाइंड करना पड़ेगा। तो अमीटर के लिए ये जो दो पॉइंट में मेंशन कर रहा हूं, पॉइंट X एंड पॉइंट Y, इन दोनों पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल सेम आना चाहिए अपर ब्रांच और लोअर ब्रांच का। ठीक है, तो इक्वेशन बन रही है, ध्यान से देखना कि VXY हमें सेम मिलना चाहिए। तो अपर ब्रांच में वैल्यू रहेगा IG मल्टीप्लाई बाई कैपिटल G, लोअर ब्रांच में वैल्यू रहेगा I माइनस आई जी मल्टीप्लाई बाई RS। क्या हम RS कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? ध्यान से देखें, I बाई 500 मल्टीप्लाई बाई G इज इक्वल टू I माइनस आई बाई 500 मल्टीप्लाई बाई RS। तो यहां से आपने RS कैलकुलेट किया, ध्यान से देखना भाई, IG बाई 500 ये पहले से था, एंड RS में आपको मिलेगा I माइनस आई बाई 500 जो रिप्रेजेंट करेगा 499 I बाई 500। सो RS का वैल्यू कितना आया? वैल्यू ऑफ RS रहा आई कैंसिल आउट, 500 कैंसिल आउट, तो G बाई 499। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। क्या पूछा गया? रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। तो अमीटर तब बनता है जब आप इस पूरे कॉम्बिनेशन को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस आपको किस में दिख रहे हैं भाई? पैरेलल में दिख रहे हैं क्या? तो क्या अमीटर का रेजिस्टेंस बनना चाहिए GRS अपॉन G प्लस RS बनना चाहिए। दोनों का वैल्यू पुट करो,
तो G मल्टीप्लाई बाय G बाय 499 अपॉन G प्लस G बाय 499। कैलकुलेट करेंगे, एक G कैंसिल आउट हुआ, 4G प्लस G बाई 499 मतलब 500G बाई 499, 99 कैंसिल आउट एंड रिजल्ट बनेगा G बाई 500। तो अमीटर रेजिस्टेंस हमें मिला G बाई 500। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ध्यान देना, आपसे शंट रेजिस्टेंस नहीं पूछा है, आपसे पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट, an ammeter reads up to 1 ampere, its internal resistance is 0.81 ohm. To increase the range to 10 ampere, the value of the required shunt is। यानी हमें यहाँ पर एक अमीटर पहले से दिया है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है पॉइंट, तो इसको गैल्वेनोमीटर ही कंसीडर कर लें। तो आरजी आपको दिया है 0.81 ओम, और कितना करंट इसमें से फ्लो कर सकता है, इसमें से करंट फ्लो कर सकता है 1 एम्पियर। अब इसको हमें एक 10 एम्पियर रेंज का अमीटर बनाना है, तो ऑब्वियस बात है कि सीरीज में शंट में एक रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करना होगा, और यहाँ जो टोटल करंट आ रहा है दैट इज 10 एम्पियर। तो 1 एम्पियर अगर गैल्वेनोमीटर से फ्लो करेगा तो रिमेनिंग 9 एम्पियर आपका शंट में से फ्लो करना चाहिए, ठीक। एंड पॉइंट एक्स एंड वाई के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप सेम आना चाहिए। सो वी एक्स वाई इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 0.81 अपर ब्रांच इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई आर एस लोअर ब्रांच। क्या आर एस का वैल्यू हमें मिलेगा 0.81 डिवाइड बाई 9, तो 81 बाई 9 9 को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे 10 पावर माइनस 2 भी चल रहा है, तो 0.09। तो शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया 0.09 ओम। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट द बैलेंसिंग with a cell is at length 240 centimeter. On shunting the cell with a resistance of 2 ohm, the balancing length become 120 centimeter. The internal resistance of the cell। मैं आपको सर्किट बताता हूँ। सर्किट यहाँ पर एक प्राइमरी सर्किट बना हुआ है, प्राइमरी सर्किट के साथ एक वायर कनेक्टेड है, ये हमारा वायर बन, ये दो टर्मिनल बन गए। अब यहाँ पर जब हम एक सेल को बैलेंस करते हैं तो सेल का वैल्यू है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो जब सेल को आप बैलेंस करते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ हमें मिलती है 240, यानी L1 आपको मिल रहा है 240 सेंटीमीटर। अगर इस सेल के साथ पैरेलल में एक 2 ओम का रेजिस्टेंस आप ऐड कर दें और अब आप इसको बैलेंस करते हैं, तो जैसे ही अब आप इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा। देखो, अगर हम बिल्कुल सिंपल वर्ड में बात करें तो प्राइमरी सर्किट यहाँ पे सेम है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम रहेगा, ठीक है। जब फर्स्ट कंडीशन में हमने केवल सेल को बैलेंस किया, ध्यान दो हमने रेजिस्टेंस नहीं लगाया था, जब आपने सेल को बैलेंस किया तो सेल कहाँ बैलेंस होगा, सेल आपका बैलेंस हुआ L1 पर, तो ये डिस्टेंस आ गई आपकी L1, ठीक। L1 का वैल्यू 240 सेंटीमीटर। इक्वेशन क्या बना सकते हैं भाई, कि नॉन पोटेंशियल का वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाई L1 से मिलना चाहिए, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन में क्या किया, हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, शंट रेजिस्टेंस जैसा आपको बोला गया, और शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद बैलेंसिंग लेंथ अब L2 आने लगी, दिस इज L2। अब शंट रेजिस्टेंस जब आपने कनेक्ट किया तो मुझे एक बात बताओ, क्या सेल के टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया? बिल्कुल। अब हम कितना मेजर कर पा रहे हैं, देखो जैसे ही आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो एक करंट फ्लो करने लगेगा आई, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप आपको मिलेगा इन दो टर्मिनल्स के बीच में, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ पी क्यू, ध्यान से सुनना, तो वी पी क्यू आपको मिलेगा ई माइनस आई आर से, ठीक। आई का वैल्यू कितना फ्लो करेगा, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो वैल्यू यहाँ पे बन जाता है ई कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और सेकेंड केस में हमें इसको बैलेंस करना है, ई कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 5L2। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड लगा दो, जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड लगाएंगे हमें रिजल्ट मिलेगा कैपिटल आर प्लस आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू L1 बाई L2। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें गिवन है 2 ओम,
L1 गिवन है, L2 गिवन है 120 सेंटीमीटर। क्या सभी वैल्यूज रख के स्मॉल आर का वैल्यू सोल्व किया जा सकता है? बिल्कुल, ध्यान दो। सो 2 प्लस स्मॉल आर डिवाइड बाय 2, 240 डिवाइड बाय 120। इक्वेशन सॉल्व किया, सो 2 प्लस आर बाई 2, यहाँ में मिल रहा है 240। सो 2 प्लस आर इज इक्वल टू 4 एंड आर का वैल्यू आ गया 2। सो 2 ओम इज द करेक्ट आंसर। क्या ये एक एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल है? पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल है? बिल्कुल। ये आपका थर्ड एप्लीकेशन बनता है जिसमें हमें इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है जो सेकेंडरी सेल में कनेक्टेड है। जो सेकेंडरी सर्किट में जो सेल कनेक्टेड है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना होता है। तो ये कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आपको याद रखने को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज इस फॉर्मूले की बेस पे न्यूमेरिकल आता है जो डायरेक्ट इस इक्वेशन में इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके मिल जाता है। L1 हमें मिला 240। हम सेकंड मेथड डिस्कस कर रहे हैं जो फॉर्मूले पे बेस्ड है। एक हमने डिस्कस किया जो पूरा सर्किट से सोल्व किया, लेकिन हमें ऑब्जेक्टिव सोल्व करना है, सर्किट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 240 माइनस 120, 120 मल्टीप्लाई बाय 2 कैलकुलेट करें। सो 120 बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 2। तो डायरेक्ट आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि इस सर्किट को अगर आप ध्यान से देखें तो पहले आप क्या बैलेंस करें? पहले हम बैलेंस करें कैपिटल ए, बाद में हम क्या बैलेंस कर रहे हैं? सेकंड केस में हम बैलेंस कर रहे हैं ई माइनस आई आर। तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज किया? बिल्कुल। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज किया तो लेंथ भी डिक्रीज होनी चाहिए। पोटेंशियोमीटर में सिंपल सा कॉन्सेप्ट चलता है, ई इज प्रोपोर्शनल टू एल। क्या कॉन्सेप्ट चलता है? ई इज प्रोपोर्शनल टू एल। तो अगर आपका ईएमएफ ज्यादा तो लेंथ ग्रेटर आना चाहिए, ईएमएफ कम तो लेंथ कम आना चाहिए। तो यहाँ पे जो लेंथ आपको गिवन होती है इस केस में हमेशा L1 का वैल्यू L2 से ग्रेटर आता है। L1 का वैल्यू L2 से ग्रेटर आता है, जो आप इक्वेशन में यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं और आंसर में मिल जाएगा 2। नेक्स्ट, द करंट इन द प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर इज 0.2 एम्पियर। ठीक है। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पोटेंशियोमीटर आर 4 into 10 power minus 7 ohm meter and 8 into 10 power minus 7 meter square. The potential gradient will be, ध्यान से समझना, पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियोमीटर में हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? पोटेंशियल ऑन वायर डिवाइड बाय लेंथ ऑफ वायर, ऐसे सॉल्व करते हैं। पोटेंशियल सॉल्व किया जा सकता है आर आई मल्टीप्लाई बाय आर डब्ल्यू डिवाइड बाय एल डब्ल्यू, यानी वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो आई इंटू आर डब्ल्यू उसका रेजिस्टेंस, ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। एंड रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मेट लिखा जा सकता है रो एल बाई ए। यूज करें बिकॉज जैसा डेटा गिवन उसी के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मेट लेना होगा। तो आई बाई एल डब्ल्यू एंड रेजिस्टेंस के प्लेस पर रो एल डब्ल्यू बाई ए। क्या एल डब्ल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा? बिल्कुल। और फाई का वैल्यू क्या मिलेगा? फाई का वैल्यू आपको मिलेगा आई रो बाई ए, यानी गिवन टर्म में हमारा फॉर्मेट आ गया। करंट कितना फ्लो कर रहा है? 0.2 एम्पियर। रजिस्टिविटी कितनी गिवन? रजिस्टिविटी आपको गिवन है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 7 एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया विच इज 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 7। तो माइनस 7 कैंसिल आउट, न्यूमिनेटर 0.8 डिनोमिनेटर 8, आंसर हमें मिलेगा 0.1 एंड यूनिट आना चाहिए वोल्ट पर मीटर। क्लियर बात है? सो ऑप्शन डी हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर दिख रहा है, तो 0.1 वोल्ट पर मीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, on interchanging the resistances, the balance point of a meter bridge shift by 10 centimeter. The resistance of their series combination is 1. How much was the resistance of the left slot before interchanging the resistance? इस बात का ध्यान रखना कि हमें शिफ्टिंग किधर दी गई है, शिफ्ट द लेफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर। लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। मीटर ब्रिज सर्किट, हमने मीटर ब्रिज सर्किट बना रहे हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक, यहाँ एक दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ये आपकी कॉपर स्ट्रिप्स होती है, इसके बीच में हम एक वायर कनेक्ट करते हैं और वायर यहाँ पर एक बैटरी के साथ कनेक्टेड होता है। तो इसको हम बोलते हैं लैप गैप और यहाँ बोला जाता है राइट गैप। इस पॉइंट से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं जो बैलेंसिंग लेंथ पर जाके गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हमें देता है 0 और रेजिस्टेंस को मैंने नाम दिया पी एन क्यू। क्लियर? अब ध्यान से समझना, यह हम इनको बोल सकते हैं R1 R2। क्या बोल सकते हैं? R1 एंड R2।
नाउ ध्यान से समझिए, मीटर ब्रिज की जो वर्किंग होती है वो व्हीटस्टोन पर बेस्ड होती है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सीधे इस तरीके से लिख सकते हैं कि लेफ्ट गैप में एंड राइट गैप में हम क्या चेंजेस कर रहे हैं। ध्यान दें, लेफ्ट गैप में हमने पहले अप्लाई किया R1, राइट गैप में आपने अप्लाई किया R2। बैलेंसिंग लेंथ हमें मिली L, बैलेंसिंग लेंथ कितनी मिली L, तो सेकंड साइड कितनी मिलनी चाहिए 100 माइनस, या इसको मैं L1 L2 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। टर्म समझना, टोटल लेंथ होती है मीटर ब्रिज में 100, टोटल लेंथ कितना होता है 100। तो अगर मैं L1 L2 लिखता हूँ तो दो इक्वेशन मुझे पहले से, फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि L1 प्लस L2 का वैल्यू 100 आना चाहिए। सेकेंड इक्वेशन क्या है, जैसा कि आपको दिया गया है कि टोटल रेजिस्टेंस का सम, ये R1 प्लस R2, ये आपका 1K आना चाहिए। ये दो वैल्यूज आपको पहले से गिवन है। फिर आपको बोला गया ऑन इंटरचेंजिंग, जब भी हम मीटर ब्रिज में रेजिस्टेंसेस को इंटरचेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस को इंटरचेंज करने के साथ उसका बैलेंसिंग लेंथ भी इंटरचेंज हो जाता है, बिकॉज मीटर ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है वो आर प्रोपोर्शनल टू एल पर होता है। ठीक बात। तो अगर हम लेफ्ट गैप में R2 लगा दें और राइट गैप में R1 लगा दें तो बैलेंसिंग लेंथ आपको मिलने लगेगा L2, इधर मिलने लगेगा L1। लेकिन शिफ्टिंग किधर बोला है, शिफ्ट हुआ 10 सेंटीमीटर लेफ्ट, और बैलेंसिंग लेंथ हम लेफ्ट पॉइंट से ही मानते हैं। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में L1 आ रहा है, सेकेंड कंडीशन में जैसे ही आपने रेजिस्टेंस को इंटरचेंज किया, जैसे ही आपने रेजिस्टेंस को इंटरचेंज किया और बैलेंसिंग लेंथ कितना शिफ्ट हो गया, अब बैलेंसिंग लेंथ आपको मिलने लगा L2। ध्यान से समझना भाई, जब आपने इधर इंटरचेंज कर दिया R2 R1 लगा दिया तो उस केस में बैलेंसिंग लेंथ मिलने लगा L2। यानी हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पे बन रही है कि L1 माइनस L2 का वैल्यू 10 सेंटीमीटर आना चाहिए। स्पेसिफिक करके दिया है कि लेफ्ट साइड में 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। ठीक है ना, तो जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उस तरफ लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। तो सेकंड केस में मतलब लेफ्ट गैप में सेकंड केस में जो R2 है, R2 का वैल्यू लेस देन R1 होना चाहिए। ये हमें यहाँ से रिजल्ट पता चल रहा है कि R2 का वैल्यू लेस देन R1 होना चाहिए। क्लियर। अब इन सब इक्वेशन को थोड़ा सा देख लीजिए हमसे। क्या वायर का टोटल लेंथ हमें पता है L1 L2 का वैल्यू 100 आना चाहिए, दोनों का डिफरेंस L1 माइनस L2 वो 10 आना चाहिए। क्या इन दो इक्वेशन से हम L1 L2 सॉल्व कर सकते हैं? देखो दोनों को हमने सम कर दिया तो 2L1 इज इक्वल टू 110। L1 का वैल्यू हमें मिला 55 सेंटीमीटर, और L1 अगर 55 सेंटीमीटर है तो L2 कितना आना चाहिए, L2 आना चाहिए आपका 100 माइनस 55। कितना आना चाहिए भाई, 100 माइनस 55 आना चाहिए, यानी वैल्यू बनना चाहिए 100 माइनस 55 विच इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। पहली बात तो ये, क्या हम यहाँ पे रेजिस्टेंस का रेशियो बता सकते हैं क्या? देखो पहले इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या R1 बाई L1 R2 बाई L2 के इक्वल आना चाहिए? यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिला कि R1 बाई R2 का वैल्यू L1 बाई L2 के इक्वल है, और L1 कितना है 55, L2 कितना है 45, तो रिजल्ट आपके पास रहा 11/9। यानी दोनों रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो 11/9 है, दोनों रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो 11/9 है। ठीक बात, यहाँ तक समझ में आया? तो इस इक्वेशन से क्या हम R1 R2 का वैल्यू देख सकते हैं? देखो यहाँ से, तो R1 बाई R2, R1 बाई R2 हमें मिला 11/9, तो इक्वेशन आ गई 9R1 माइनस 11R2 इज इक्वल टू 0। या इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि R1 का वैल्यू 11R2/9 के इक्वल है, और जो बेसिक इक्वेशन आपको गिवन है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 1000, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दें तो R1 के प्लेस पर R2, और हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है जो लेफ्ट रेजिस्टेंस में लगा हुआ है, जो लेफ्ट गैप में लगा हुआ है, यानी आपको R1 चाहिए। हाउ मच वाज द रेजिस्टेंस ऑन द लेफ्ट स्लॉट बिफोर इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंस, मतलब आपको वैल्यू किसका चाहिए, R1 का चाहिए। तो हम क्या करें, R2 कैलकुलेट करो, R2 इज 9R1/11, पुट कर दें, सो R1 प्लस 9R1/11 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, एलसीएम लिया, so 20R1/11 is equal to 1000 and R1 is equal to 1000/20 multiply by 11, so R1 का वैल्यू आया 550 ओम। ठीक है, so ऑप्शन डी will be the right answer। बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट हुआ है तो जहां ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसी की तरफ बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट होना चाहिए। तो अगर लेफ्ट में शिफ्ट हो गया इसका मतलब सेकेंड कंडीशन में
लेफ्ट गैप में जो रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट करा है उसका वैल्यू कम। क्लियर? नेक्स्ट, द करंट इन अ वायर वेरीज विद टाइम। करंट का इक्वेशन गिवन है एंड चार्ज हमें कैलकुलेट करना है बिटवीन 2 सेकंड एंड 6 सेकंड। तो चार्ज एंड करंट का रिलेशन क्या है? I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो यहां से चार्ज कैलकुलेट किया जा सकता है डी क्यू इज इक्वल टू वाई डी टी। तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा कहां से कहां तक, टाइम 2 to 6। तो हमें टोटल चार्ज वैल्यू मिल जाएगा। अब इंटीग्रेशन करने के लिए एक्सप्रेशन 4 प्लस 2t dt एंड लिमिट्स 2 to 6। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? इंटीग्रेशन किया 4 का, तो 4 का इंटीग्रेशन 4t कांस्टेंट है, कांस्टेंट का बाहर आ जाता है, और x पावर 0 यानी t पावर 0 का इंटीग्रेशन t प्लस t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे 2 to 6। ध्यान दें, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो 6 इंटू 4 24 प्लस 6 स्क्वायर 36। फिर आप लोअर लिमिट पुट करते हैं, 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 4 8 को रिप्रेजेंट करेगा एंड टी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर 4 को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों को सम किया, दोनों को सम करने पे वैल्यू 60 माइनस 12 एंड आंसर इज 48 कूलम। So option A will be the right answer. Next, the resistivity of aluminium is twice that of copper. Resistivity of aluminium is twice of resistivity of copper. And density 1/3 of the copper. Density अगर हम एल्यूमिनियम की आपको दी गई है जो कॉपर की 1/3 है। ठीक बात। The ratio of the resistance of aluminium to copper wire having the सेम लेंथ, यानी हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। लेंथ हमें सेम गिवन है एंड मास पर यूनिट लेंथ भी हमें सेम गिवन है। ध्यान दें, तो पहले रेजिस्टेंस की बेसिक एक्सप्रेशन पे बात करते हैं, फिर आप इनको सॉल्व कर लेंगे। जो टर्म हमें दी गई है उस टर्म में आप रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन फाइंड करने का ट्राई करें। तो रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए, इसमें कोई डाउट नहीं। एरिया के बारे में कोई बात नहीं करी गई, तो एरिया को आप हटा दें। हटाने के लिए हमने लेंथ का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऐसा करने पर एक्सप्रेशन आपके पास रहा रो एल स्क्वायर बाई बी। बी क्या मास वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी होता है? तो वॉल्यूम हम क्या लिख सकते हैं, एम बाई डी, मास डिवाइड बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम के प्लेस पर आपने पुट किया मास डिवाइड बाय डेंसिटी। ध्यान से देखना, मास एंड डेंसिटी। ठीक है, क्या क्या सेम दिया है, लेंथ सेम दिया है और मास पर यूनिट लेंथ सेम दिया है, मतलब एल स्क्वायर बाई एम, ये वैल्यू आपका कांस्टेंट हो गया। मास पर यूनिट लेंथ, इसी एक्सप्रेशन को अगर आप कंटिन्यू करें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, कि रो एल डी बाई एम बाई एल, और एल भी आपको सेम दिया है, एम बाई एल भी आपको सेम दिया है, यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी। क्या दोनों के लिए कंपेयर किया जा सकता है? क्या दोनों के लिए कंपेयर किया जा सकता है? देखो ध्यान से, आर एल्यूमिनियम डिवाइड बाई आर कॉपर, तो वैल्यू क्या लिखोगे, आर रो एल्यूमिनियम डिवाइड बाई डेंसिटी एल्यूमिनियम, रो कॉपर डिवाइड बाय डेंसिटी कॉपर। क्या एल्यूमिनियम वाली वैल्यूज पुट की जा सकती है, ट्वाइस ऑफ रो कॉपर एंड डी कॉपर बाय 3, तो रो कॉपर मल्टीप्लाई बाय डी कॉपर, तो वैल्यू बना 2/3। तो रेजिस्टेंस रेशियो कैलकुलेट हो गया 2/3। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड between the end of a conductor of uniform radius, radius हमें given है 2 millimeter, and electric field हमें given है 300 volt per meter along the length of the conductor. If current in the conductor is 4 ampere, the resistivity of the material, ये हमें कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इक्वेशन हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। ध्यान दें, क्या रेजिस्टेंस का वैल्यू रो एल बाई ए लिखा जा सकता है? ठीक है, क्या रेजिस्टेंस का वैल्यू V बाई आई भी लिखा जा सकता है, पोटेंशियल अपॉन करंट? तो आपने इसको कंपेयर कर दिया पोटेंशियल अपॉन करंट से, विच इज इक्वल टू रो एल बाई ए। कैलकुलेट हमें करना है रेजिस्टिविटी को, ध्यान देना। तो रेजिस्टिविटी यहां से कैलकुलेट की जा सकती है वी ए बाई एल आई से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो रो हमें मिला ई ए आई, जहां पर ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, आई फ्लोइंग करंट और ई इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है।
वैल्यूज पुट करके सोल्व किया जा सकता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 300, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर आना चाहिए, रेडियस हमें गिवन है 2 मिलीमीटर, जिसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर. So pi multiply by 2 into 10 power minus 3 square divide by current is 4. कैलकुलेट कर लें भाई. So 300 into pi का वैल्यू 3.14 into 4 into 10 power minus 6 divide by 4. तो 4 and 4 कैंसिल आउट. 3 into 3 9 के अप्रोक्स आंसर आना चाहिए. एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है, एक ही ऑप्शन हमें यहाँ पर दिख रहा है. तो आंसर बन जाएगा इसका 9.4 इंटू 10 पावर माइनस 4, बिकॉज 3 इंटू 3 9 के अप्रोक्स आंसर आना चाहिए. तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट, द VI ग्राफ is given for the two conductors of the same area and length, यानी A और L सेम है. सिग्मा 1 सिग्मा 2 आर द कंडक्टिविटीज एंड फाइंड रेशियो ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2. रेजिस्टेंस हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? रेजिस्टेंस होता है रो L बाई L, एंड कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी बोथ आर इनवर्स. तो इसको लिखा जा सकता है L बाई सिग्मा है. और आपको एरिया एंड लेंथ अगर सेम गिवन है, सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई सिग्मा. फर्स्ट रिजल्ट हमें ये मिला. अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से पढ़ें तो ग्राफ में आपको VI ग्राफ दिया गया. VI ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? V बाई I रिप्रेजेंट करता है R, एंड स्लोप से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है tan थीटा. सो R इज इक्वल टू tan थीटा. कैसा हम लिख सकते हैं? अब ध्यान देना, फर्स्ट के लिए एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री, यानी थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड सेकंड के लिए थीटा आपको गिवन है थीटा 2, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया थीटा 2 इज 30 डिग्री. तो वैल्यू क्या बन सकती है? बिल्कुल ध्यान से, R1 बाई R2 पहली बात. तो R1 बाई R2 हम लिख सकते हैं tan थीटा 1 बाई tan थीटा 2. ठीक है, और R एंड सिग्मा बोथ आर इनवर्स, सो वैल्यू बनेगा सिग्मा 2 बाई सिग्मा. और आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 का. सो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू tan थीटा 2 30. तो इनवर्स हो गया रिजल्ट. जैसे सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 का वैल्यू tan 60 बाई tan 30 था, और हमें कैलकुलेट करना है सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, तो रिजल्ट आना चाहिए tan 30 बाई tan 60. tan 30 का वैल्यू 1 बाई रूट 3, tan 60 का वैल्यू रूट 3, कैलकुलेट किया, आंसर मिला 1 बाई 3. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. क्लियर है ना भाई? रिजल्ट ध्यान देना, कंडक्टिविटी पूछा है, रजिस्टिविटी नहीं पूछा है. तो कंडक्टिविटी का रिलेशन आपने देखा, V अपॉन I या स्लोप के साथ आपने रेजिस्टेंस का रिलेशन देखा, दोनों को इक्वेट कर दिया. नेक्स्ट, टू रेजिस्टेंसेस आर जॉइंड इन पैरेलल whose resultant is 6/8, यानी दो रेजिस्टेंस है, अगर आप उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, यानी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो आंसर हमें मिलता है 6/8. एंड one of the resistance wire is broken and the effective resistance become 2. ठीक, तो अगर मैं R1 का वैल्यू 2 कंसीडर करूं, तो क्या R2 कैलकुलेट किया जा सकता है? ये बात मुझे बताओ. हमें दिया है कि दोनों में से अगर एक ब्रोक कर जाए तो रेजिस्टेंस कितना बन जाता है? 2. मतलब आपको एक रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है, तो यहाँ पर आपने इक्वेशन में पुट कर दिया, तो 2R1 अपॉन 2 प्लस 2R2 अपॉन 2 प्लस R2, तो वैल्यू 6/8. क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो? बिल्कुल कर दो. तो 16R2 इज इक्वल टू 12 प्लस 6R2, सो 10R2 इज इक्वल टू 12, और R2 हमें मिल गया 12 बाई 10 विच इज 6/5 ohm. So option C 6/5 is the correct answer. हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. तो यहाँ पर हमें शॉर्ट सर्किटिंग दिख रही है, ध्यान से देखिए. क्या इस पॉइंट को मैं ए से डिनोट कर सकता हूँ? तो यही पॉइंट यहाँ पे भी कनेक्ट है, ये भी ए से डिनोट हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी आपका ए टर्मिनल है. सिमिलरली ये शॉर्ट सर्किटिंग यहाँ भी हो रहा है, तो ये पॉइंट बी, यहाँ पॉइंट बी, यहाँ पॉइंट बी. ठीक, तो ये सर्किट हमारे पास आया. इस सर्किट में ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो क्या इस सर्किट को रिड्रॉ किया जा सकता है? ध्यान से देखना, यहाँ हमने पॉइंट कंसीडर किया ए, यहाँ हमने पॉइंट कंसीडर किया बी, और बीच में पॉइंट सी आपको दिया गया है जो अगेन शॉर्ट सर्किट है, तो इस पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट किया सी.
अब एक एक रेजिस्टेंस हम अप्लाई करते जाए। फर्स्ट रेजिस्टेंस कनेक्टेड है बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, सेकेंड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, और दोनों का वैल्यू आपका 2 ओम। सेकेंड ब्रांच में देखो, फर्स्ट रेजिस्टेंस 2 ओम का बिटवीन ए एंड सी, सेकेंड अगेन 2 ओम बिटवीन बी एंड सी, और ये जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है ये भी आपका ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। तो ये एक हमें सर्किट मिल रहा है। अब इस सर्किट में आप ये बोल सकते हैं कि ए और सी के बीच में दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, बोथ आर इन पैरेलल। तो ए और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है, क्या उनका कॉम्बिनेशन आप बता सकते हैं क्या कि 2 और 2 कॉम्बिनेशन कितना रहेगा? 2 और 2 कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो कितना बनना चाहिए? तो 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा 1। सिमिलरली सी और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ये भी 2 और 2 के, तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, ये भी आपको मिलेगा 1। तो ए और बी के बीच में अपर ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस कितना? 2 ओम। लोअर ब्रांच में भी टोटल रेजिस्टेंस कितना? ये भी 2 ओम। क्या सॉल्व किया जा सकता है 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2? आंसर हमें मिलेगा 1 ओम। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। Next, a battery of 24 cell, each of EMF 1.5 volt and interrelation 2 ohm, is to be connected in order to send the maximum current through a 12 ohm resistance. ध्यान देना, हम एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। कॉम्बिनेशन हम किस तरीके से बना रहे हैं कि कुछ सेल हमने कनेक्ट करे सीरीज में, कुछ सेल हमने कनेक्ट करे सीरीज में, कुछ इस तरीके से, और इनकी कुछ पैरेलल ब्रांचेस आपने बना दी, यानी सेम सेम ब्रांचेस यहाँ पे चल रही है ऐसे। और ये पूरा बैटरी एक 12 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। हमने कंसीडर किया कि एक रो में ऐसे n सेल्स हैं और ऐसी कितनी ब्रांचेस बन रही हैं? ऐसी m ब्रांचेस बन रही हैं। हर एक सेल इक्वल वैल्यू का ई आर मिलना चाहिए, और ऐसी m ब्रांचेस है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने कैपिटल R यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मुझे सर्किट देखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि अपर ब्रांच का टोटल ईएमएफ कितना होगा? n सेल कनेक्टेड है, हर एक वैल्यू ई, ओला कनेक्टेड इन सीरीज, तो अपर ब्रांच का ई इक्विवेलेंट मुझे मिलना चाहिए एनी। क्या सभी ब्रांचेस में ई इक्विवेलेंट एनी रहेगा? क्योंकि हर ब्रांच में एनी सेल कनेक्टेड है, तो ई इक्विवेलेंट मुझे एन ई ही मिलेगा, बिकॉज पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। ठीक बात। अब मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, तो अपर ब्रांच में रेजिस्टेंस है एन, सेल है एन, तो उनके रेजिस्टेंस एन, हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू स्मॉल आर, तो आपको अपर ब्रांच का रेजिस्टेंस मिला एन आर। लेकिन ऐसी कितनी ब्रांचेस कनेक्टेड है? एम ब्रांचेस कनेक्टेड है, और हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस वो एन आर है, और ओला कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हमें आंसर मिलना चाहिए एन आर बाई एम, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट कर दी। ठीक है, तो इस सर्किट को आप बना सकते हैं, इस सर्किट को आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ये ई इक्विवेलेंट है, ये आर इक्विवेलेंट है, और ये कैपिटल आर आ गया। ठीक बात। अब सर्किट में आपसे क्या पूछा गया? सर्किट में हमसे पूछा गया कि मैक्सिमम करंट फ्लो होना चाहिए, तो सेल से मैक्सिमम करंट कब फ्लो होता है? वही मैक्सिमम पावर वाला केस जो हमने अभी पहले भी डिस्कस किया, कि सर्किट में हम पावर कैलकुलेट करें कैपिटल आर पर और उसका डीपी बाई डी आर जीरो करें, तो फाइनल कंडीशन हमें क्या मिलती है? ध्यान रखें इसको, इस टाइप के सर्किट में डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। फॉर मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम करंट थ्रू आर, कंडीशन क्या बनता है कि कैपिटल आर का वैल्यू आर इक्विवेलेंट के इक्वल आना चाहिए, यानी एक्सटर्नल सर्किट में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है उसका वैल्यू रिमेनिंग सर्किट के रेजिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे वैल्यू बनी आपके पास एन आर बाई एम, ये फर्स्ट इक्वेशन। क्या इसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है, क्या हमें ये वैल्यूज गिवन है? देखो इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू का है? 2 ओम का, यानी स्मॉल आर का वैल्यू आपको गिवन है 2 ओम। स्मॉल आर का वैल्यू हमें कितना गिवन है? 2 ओम। और कैपिटल आर कितना गिवन है? 12 ओम। ठीक, टोटल सेल कितने गिवन है? 24। हर एक ब्रांच में कितने सेल? एन। ऐसे कितनी ब्रांचेस? एम। तो क्या हम सबसे पहले ये लिख सकते हैं क्या
कि टोटल सेल आपको मिलेंगे n इंटू एम विच इज इक्वल टू 24। आप ऐसा समझो कि ऐसी हम क्लास में बैठे हैं, हर एक बेंच पर 4 स्टूडेंट हैं और ऐसी आपके पास 10 बेंचेस लगी हुई है, तो टोटल स्टूडेंट कितने बनेंगे 4 इंटू 10 40। वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं कि एक सीरीज में नंबर ऑफ सेल n है और ऐसी ब्रांचेस है m, तो टोटल कितने आ गए n इंटू एम इज इक्वल टू 24। और सेकेंड कंडीशन आपके पास है कि r का वैल्यू nr बाई स्मॉल m के इक्वल आना चाहिए। कैपिटल R आपको गिवन है 12, स्मॉल r आपको गिवन है 2 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल 2 ओम, तो वैल्यू बनेगा 2n बाई m। क्लियर? तो 6 इज इक्वल टू n बाई m। सो n का वैल्यू आ गया 6m। तो ये दो इक्वेशंस आपके पास है। क्या इन दो इक्वेशन को यूज करके n और m का वैल्यू सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है। फर्स्ट इक्वेशन में n के प्लेस पर पुट कर दिया 6m इंटू m मल्टीप्लाई बाय 24, तो वैल्यू रहा 6m स्क्वायर इज इक्वल टू 24, m स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड m आ गया 2। अगर m 2 है तो n का वैल्यू कितना बनेगा 6 इंटू 2 यानी 12। तो 12 तो आपके बने सेल सीरीज में, 12 सेल्स इन सीरीज, और ऐसी कितनी रोज बनी 2 रोज। तो 2 रोज विथ 12 सेल्स कौन सा दिख रहा है? 2 rows with 12 cells connected in parallel, 3 rows of 8 cells connected in parallel, 4 rows of 6 cells connected in parallel. Clear? तो 2 rows of 12 cells connected in parallel, यही हमारा आंसर बनना चाहिए, है ना? यहाँ कंफ्यूज मत होना ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो 2 rows है और ऐसे कितने 12 cells है, और ये जो 2 rows है वो कनेक्टेड किस में है? 2 rows of 12 cells connected in parallel. So 2 rows of 12 cells connected in parallel. So option A will be the right answer. Next, in the circuit, point B is earthed. यानी पॉइंट B का पोटेंशियल हमें गिवन है 0 एंड पॉइंट A का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अर्थिंग होने का मतलब वहां का पोटेंशियल 0। ये जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, क्या ये सब सीरीज में कनेक्टेड? बिल्कुल। क्या सर्किट का आर इक्विवेलेंट सॉल्व किया जा सकता है? 5 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 3 टोटल किया, वैल्यू हमें मिला 25। क्या सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कैलकुलेट किया जा सकता है? टोटल बैटरी 50, रेजिस्टेंस 25, करंट हमें मिलेगा 2 एम्पियर का। क्या ऐसे भी तक हम केवीएल अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई केवीएल फ्रॉम ए टू, क्या अप्लाई किया जा सकता है? हम इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट चल रहे हैं बिकॉज करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलता है। आप इस डायरेक्शन में इक्वेशन बना रहे हैं। पहला एलिमेंट आपको मिलेगा वी, फिर आपको मिला रेजिस्टेंस, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ड्रॉप होगा, फिर आपको सेकेंड रेजिस्टेंस मिला 7 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू वी। सो वी ए माइनस 10 माइनस 14 इज इक्वल टू 0 एंड ए पॉइंट पोटेंशियल हमें मिल गया 24 वोल्ट। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, if a 30 volt 90 watt bulb is to be worked on a 120 volt line, a resistance of how many ohms should be connected in series with the bulb? ध्यान दें, हमने यहाँ पर एक बल्ब कनेक्ट किया, बल्ब के साथ हमें एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, और इन दोनों को अगर सीरीज में 120 वोल्ट की लाइन के साथ कनेक्ट किया जाए तो दोनों प्रॉपरली वर्क करते रहे। बल्ब के पास पोटेंशियल कितना 30 वोल्ट एंड इसकी पावर कितनी है 90 वोल्ट। रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो बाय ऑब्जर्वेशन सबसे पहले मैं ये बता सकता हूं कि अगर 120 में से 30 वोल्ट बल्ब के पास है तो रिमेनिंग 90 वोल्ट किसके पास आना चाहिए? रिमेनिंग 90 वोल्ट आना चाहिए रेजिस्टेंस के पास। क्या ये दोनों एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड है? बिल्कुल, ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो क्या आई सेम होना चाहिए? तो बल्ब के लिए हम करंट कैसे कैलकुलेट करें? पावर डिवाइड बाय पोटेंशियल, ये बल्ब के लिए। और रेजिस्टेंस के लिए कैसे कैलकुलेट करें? सिंपल बेसिक इक्वेशन लगाओ, वी बाई आर, वी बाई आर रिप्रेजेंट आई, तो वी बाई आर आपने यूज किया रेजिस्टेंस के लिए, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। सो 90 बाई 30 इज इक्वल टू 90 बाई आर, और यहां से डायरेक्ट आपको आर का वैल्यू मिल गया, रेजिस्टेंस हमें यूज करना पड़ेगा 30 ओम का। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट,
A voltmeter with resistance 2500 ohm indicate a voltage of 125 volt in the circuit shown in the figure. ठीक है, यानी ये जो सर्किट आपको दिया है इसमें यहाँ पर हम मान सकते हैं कि एक बैटरी कनेक्ट होगा 125 का एंड इसका रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हमें दिया है 2500. नाउ what is the series resistance to be connected to the voltmeter so that it indicates 100 volt. हमें क्या करना है, हमें ये बोला गया कि वोल्टमीटर के साथ सीरीज में हम कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करें कि वोल्टमीटर की रीडिंग अब कितनी आने लगे, 100 वोल्ट आने लगे. अगेन ध्यान देना, सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन ही, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हमें गिवन है 2500 ओम, पोटेंशियल उस पर आना चाहिए 100 वोल्ट. 125 की टोटल बैटरी है तो रिमेनिंग 25 वोल्ट किस पर आना चाहिए, रेजिस्टेंस पे. क्या ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, बिल्कुल. क्या करंट सेम आना चाहिए, आई बिल्कुल सेम होना चाहिए. कैसे लिखिए, V बाई आर. तो फर्स्ट वोल्टमीटर पे वैल्यू रहेगा 100 बाई 2500 और रेजिस्टेंस के लिए वैल्यू आना चाहिए 25 बाई आर. दोनों को सॉल्व करें, डबल जीरो कैंसिल आउट. रेजिस्टेंस का वैल्यू 25 मल्टीप्लाई बाय 25, रिजल्ट मिलेगा 625 ओम. तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करेंगे उसका वैल्यू रहेगा 625 ओम. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीडिंग ऑफ द अमीटर एज पर द फिगर. यानी अमीटर का रीडिंग क्या है, ये सर्किट हमें दिया है. पहली बात ये कि अमीटर उसी ब्रांच का करंट रीड करता है जिसमें वो कनेक्टेड है. यानी करंट हमें इसी ब्रांच एक्स वाई में कैलकुलेट करना होगा. ठीक है, तो ये जो 2 ओम 2 ओम 2 ओम के रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, क्या ये सब पैरेलल में कनेक्टेड है? क्या इस सर्किट को थोड़ा सा रिड्रॉ किया जा सकता है लाइक दिस. देखो ध्यान से, यहाँ पर आपने अमीटर कनेक्ट किया और ये जो तीनों रेजिस्टेंस है, ये तीनों रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने एक साथ लगा दिया. क्या इन तीनों रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व किया जा सकता है? ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम, तो वैल्यू कितना मिलेगा भाई, 2/3 मिलेगा. क्योंकि इक्वल वैल्यू रेजिस्टेंस, अगर n रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू के हैं कनेक्टेड इन पैरेलल तो आंसर आना चाहिए यार भैया. तो यहाँ पे वैल्यू मिली आपको 2/3. बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करना चाहिए. करंट बनेगा हमारा E नेट अपॉन R नेट. So I is equal to E net 2 and R net 2 plus 2/3. LCM लिया तो 8/3 आंसर मिला. 6/8, 6/8 रिप्रेजेंट करता है 3/4 एम्पियर को. So option B will be the right answer. Thank you.